हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हर्शी एंड चैज एक्सपेरिमेंट के बारे में कि हर्शी एंड चैज ने कैसे प्रूफ किया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। चलिए देख लेते हैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, हमें पता है कि जब डीएनए की डिस्कवरी हो रही थी, एक्चुअल में कि डिस्कवरी नहीं हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ किया जा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। उसके लिए मेनली 3 एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए थे: ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड द थर्ड वन इज हर्शी एंड चैज एक्सपेरिमेंट। 2 एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। लास्ट ये पर्टिकुलर ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी कहती है द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द experiment of Alfred Hershey and Martha Chase. They work with virus that infect bacteria called bacteriophage. Very important मेरे बच्चों। हर्शी एंड चेज ने अनइक्विवोकल मतलब क्या, डाउटलेस, बहुत क्लियर तरीके से, सुस्पष्ट, ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गया ना, हाँ, तो बहुत ही क्लियर कट मतलब बिना किसी डाउट के ये प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 चीजें ली थी मेनली ऑर्गेनिज्म में। पहला मेरे बच्चों क्या लिया था? बैक्टीरियोफेज, जो कि एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज तुम जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये पूछा जाता है बैक्टीरियोफेज, है ना। तो बैक्टीरियो मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। फेज मतलब होता है टू इंगल्फ। क्या होता है? टू इंगल्फ, यानी बैक्टीरिया को खाने वाला जो होगा वही होगा बैक्टीरियोफेज। अच्छा, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है वायरस है या फिर बैक्टीरिया? तो आप बोलेंगे सर एक वायरस है। भाई अपनी बिरादरी को कौन खाता है ना। तो ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, इसलिए नाम क्या है इसका? बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बैक्टीरियोफेज के साथ साथ इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया भी लिया था। साथ ही साथ अपने एक्सपेरिमेंट में याद रखिएगा रेडियो एक्टिव क्या यूज किया था, और क्या? रेडियो एक्टिव P32 एंड S35, है ना, S35 यूज किया था। रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज किया गया था इनके थ्रू। ये याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज नंबर 1, सेकेंड ई कोलाई, एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या क्या? P32 एंड S35। क्लियर है? याद रहेगा बच्चों। आगे देखिए क्या कहता है, ये कहती है एनसीईआरटी द बैक्टीरियोफेज अटैक टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. तो ये क्या कह रहा है कि भैया देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक स्पेस। बोला कि बैक्टीरियो जो फेज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए जो बैक्टीरियो फेज होता है ना, वो इस तरीके का होता है। ये है बैक्टीरियो फेज, ठीक है, ये है बैक्टीरियो फेज मेरे बच्चों। अब इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया अगर आपने इसको ई कोलाई बैक्टीरिया पर, है ना, ये ई कोलाई का डीएनए होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? एस्क्रिचिया कोलाई। अगर आपने इस पर इसका अटैक करा दिया तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? एस्क्रिचिया कोलाई के बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये डीएनए आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर होगा यूं कि ये जो एस्क्रिचिया कोलाई है, इसके बॉडी के अंदर इस वायरस के डीएनए का सेगमेंट तैयार हो जाएगा, छोटे छोटे सेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट बन जाएंगे। और फिर बाद में क्या होगा मेरे बच्चों? फिर बाद में क्या होगा? इसके अंदर, इस पर्टिकुलर एस्क्रिचिया कोलाई के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्या होंगे? बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। देखिए समझ पा रहे हैं क्या? थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे ऐसे, इस तरह के होता है। और इसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, इस तरह से होता है।
क्लियर है? आगे देखिए, आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, आगे एनसीईआरटी कहती है भैया, हर्शी एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट इंटर्स द बैक्टीरिया। बोला है कि भैया या तो प्रोटीन है या तो डीएनए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इन दोनों को ज्यादातर डाउट था कि या तो प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या तो क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है। अच्छा, अगर आपको याद हो, जेनेटिक मटेरियल हम उसी को कहेंगे जो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक, जनरेशन 1 से लेकर के जनरेशन 2 तक ट्रांसफर होता है। मतलब क्या, जैसे हमें पता है हेरिडिटी क्या है, हमारे फादर में या हमारे पेरेंट्स में, सपोज कर लेते हैं फादर में कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कैरेक्टर सन तक या फिर डॉटर तक आ जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम फादर और पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड व्हाट, हेरिडिटी। अब जो मटेरियल पेरेंट्स से कैरेक्टर ला रहा है बच्चों तक, उसे हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी मटेरियल। क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी, है ना, हेरिडिटरी मटेरियल। ये हेरिडिटरी मटेरियल कुछ और नहीं है, इसी को हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। अब ये जेनेटिक मटेरियल आज हमें पता है डीएनए, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे प्रूफ हुआ उसको जानना है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको पहले यहां पर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम, पहले यहां पर आपको एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, इन्होंने जब देखा कि बैक्टीरियोफेज लिया था पहले, तो बैक्टीरियोफेज को जब स्टडी किया ना, तो देखा कि बैक्टीरियोफेज जो है उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी है। क्लियर है? और यहाँ पर इसका कॉलर हुआ करता था, यहाँ पे डिस्क प्लेट, और यहाँ पे टेल्स हुआ करते हैं। 6 टेल थे, ठीक है, 6 टेल हुआ करते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये है इसका डीएनए। अब याद रखना, डीएनए के अंदर जो है मेरे बच्चों फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन कोट। क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट, या फिर इसी का नाम हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड है एक्चुअल में प्रोटीन ही, कैप्सिड कह देते हैं। तो जो प्रोटीन होता है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर होता है सल्फर। क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर। याद रखना, प्रोटीन में सल्फर होता है। सारा खेल बस इसी का है, ये तुम्हें समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, डाइसल्फाइड बनते हैं प्रोटीन में, और डीएनए में फॉस्फेट होता है। तो याद रखना, कभी भी डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होगा और ना ही प्रोटीन में कभी भी फॉस्फेट होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब 2 ही चीजें थी कि भैया जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, अगली जनरेशन में जाएगा। तो इन्होंने क्या किया जरा समझो। इन्होंने पहली बार एक कल्चर मीडियम लिया, यहां पर, ठीक है, एक कल्चर मीडियम लिया। किसका कल्चर मीडियम बेटा, रेडियो एक्टिव, है ना, S35 कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरियोफेज को क्या किया, इस कल्चर मीडियम में ग्रो किया कई जनरेशन तक। तो मुझे बताइए, सल्फर, रेडियो एक्टिव वाला सल्फर जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, सल्फर के साथ जुड़ेगा। और सल्फर कहां प्रेजेंट था, प्रोटीन में। तो प्रोटीन कैसी हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी सर। क्लियर है? तो जब हमने इसमें से निकाला उस बैक्टीरियोफेज को निकाला, तो इस बैक्टीरियोफेज में आप देखेंगे मेरे बच्चों, इसकी जो प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या किससे थी बताइए, रेडियो एक्टिव S35, है ना, चमकने लगी थी। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खास बात क्या होती है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा समझिए, प्रोटीन जो है वो चमकने लगी, उसमें रेडियो एक्टिव S35 आ गया, लेकिन जो इसके अंदर डीएनए था वो नॉर्मल डीएनए था, वो रेडियो एक्टिव नहीं था। अब इस बैक्टीरियोफेज का हमने अटैक कराया, इस्क्रिचिया कोलाई, ये देखो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस पर हमने अटैक कराया, इन्फेक्शन कराया। जब इस पे इन्फेक्शन कराया तो हमने देखा कि इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो अंदर की तरफ आ गया। देखिए यहां अंदर की तरफ आ गया है डीएनए, और जो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन है जो कि रेडियो एक्टिव था,
इस प्रोटीन है ना, ये तो प्रोटीन है, इस पर क्या था 35S है ना, सल्फर रेडियो एक्टिव था, ये बाहर रह गया। फिर हमने क्या किया, एजिटेट किया, ठीक है, एजिटेट किया, सेंट्रीफ्यूज किया हमने इनको, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से अलग कर दिया। अलग करने के बाद जब हमने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को एनालाइज किया, देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमें पता चला इसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव S35 सब्सटेंस नहीं है। देखिए क्या कहते हैं एनसीईआरटी, नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल। कौन से सेल, बैक्टीरिया के सेल, क्योंकि उसके अंदर आया ही नहीं है ना, बैक्टीरियोफेज जो था उसका प्रोटीन ही रेडियो एक्टिव था, प्रोटीन नहीं आया, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें जो कल्चर मीडियम था, कल्चर मीडियम उसमें मिला है ना, उसके बाहर मिला रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुप्रानेंट है ना, तो वहां पर मिला हमें, बाहर की तरफ मिला। मतलब एक चीज तो पक्की है, अगर मैं ये बोलूं मेरे बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि सपोज करो ये जो बैक्टीरियोफेज है इसको मैं जनरेशन 1 कंसीडर करूं, ये जो ई कोलाई है जनरेशन 2 कंसीडर करूं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि यहां पर जो प्रोटीन है वो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक नहीं ट्रांसफर करता, तो मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। लेकिन हमने दूसरी बार क्या किया मेरे बच्चों, दूसरी बार हमने क्या किया जरा समझो। दूसरी बार हमने बैक्टीरियोफेज था इस तरीके का था, आपको पता है ना, इस तरीके का बैक्टीरियोफेज था, और इसके अंदर क्या था जेनेटिक मटेरियल, बताइए सर, डीएनए था। डीएनए में क्या होता है मेरे बच्चों, फास्फोरस, नॉर्मल फास्फोरस होता है डीएनए में, और जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, सल्फर। अब इसको हमने एक कल्चर मीडियम में डाला है ना, किस में डाला मेरे बच्चों, रेडियो एक्टिव P32 है ना, P32 कल्चर मीडियम। काफी टाइम तक हमने इसको ग्रो किया, नॉर्मल बैक्टीरियोफेज को P32 यानी रेडियो एक्टिव वाले कल्चर मीडियम में ग्रो किया। तो P किस में प्रेजेंट था, फास्फोरस किस में प्रेजेंट था बताइए, डीएनए में। तो रेडियो एक्टिव भी जो फास्फोरस होगा वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, डीएनए के साथ, है ना। तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। यहां पर देखिए, अब ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है मेरे बच्चों, ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें आप देखिए इसके अंदर जो डीएनए है कहां है, रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड डीएनए चमकने लगा क्योंकि रेडियो एक्टिव हो गया। अब जब हमने इसका इन्फेक्शन कराया ई कोलाई बैक्टीरिया पर, है ना, किस पर, ई कोलाई बैक्टीरिया पर, तो डीएनए क्या हुआ, इस बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफर हो गया यहां पर। फिर हमने क्या किया, इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग करा दी, मतलब थोड़ा सा हिलाया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन थी, बाहर की कैप्सिड थी, वो एसोसिएट हो गई, है ना, अलग हो गई, डिसोसिएट हो गई। और फिर हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमने इस ई कोलाई की सेल को ऑब्जर्व किया। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि सर इसके अंदर P32 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मेरे बच्चों, क्या प्रेजेंट है, P32 यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट है। और रेडियो एक्टिव फास्फोरस किस में प्रेजेंट था बताइए, किस में होता है, डीएनए में। फास्फोरस किस में होता है, डीएनए में। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं बैक्टीरियोफेज को जनरेशन 1 कंसीडर करता हूं, इस ई एस्केरिचिया कोलाई को जनरेशन 2 कंसीडर करता हूं, तो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक जो मटेरियल आ रहा है वो क्या है, डीएनए। और जो मटेरियल जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक आता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बोलिए सर, समझ में आया? बिल्कुल। यहां पर देखिए तो क्या बोलता है, रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल, कौन सी सेल, बैक्टीरिया की सेल, एस्केरिचिया कोलाई की। एंड नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, क्या दिया है, सुपरनेटेंट, है ना कई बार भयानक अंग्रेजी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जो कल्चर मीडियम था बाहर का जो था, उसमें हमें कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं मिला, क्योंकि रेडियो एक्टिव कहां चला गया था, ट्रांसफर होकर के बैक्टीरियल सेल के अंदर। क्लियर है बच्चों? बस इतनी सी बात है। देखो यही हमें समझना है, बस यही हमें समझना है। देखो सारी कहानी हो गई सर, तुम देखो बस यहां पर, they grew some viruses on a medium that containing radioactive phosphorus and some other on medium that contains radioactive sulfur। रेडियोएक्टिव सल्फर कितना होगा बेटा, 35S। रेडियोएक्टिव फास्फोरस कितना, 32P। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक। वायरसेस ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग रेडियोएक्टिव डीएनए। तो जिनको रेडियोएक्टिव
फॉस्फोरस के साथ ग्रो किया गया था उनका डीएनए कैसा हो गया था, रेडियो एक्टिव। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि रेडियो एक्टिव उनमें प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। सिंपल सी बात भैया, ठीक है, वही कि अगर फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरस के साथ अटैच होगा, क्योंकि फॉस्फोरस सिर्फ किसमें था, डीएनए में, इसलिए डीएनए ही रेडियो एक्टिव हो पाया। प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं था, इसलिए प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हो पाई। क्लियर है। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर containing radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contains सल्फर। यस, अगर आपने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में डाला तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव होगी, क्योंकि प्रोटीन में ही सल्फर होता है, डीएनए में सल्फर नहीं होता, इसलिए डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहते हैं, radioactive phage were allowed to attack on Escherichia coli bacteria. Then, as the infection proceeded, the viral coat were removed from the bacteria by the agitating them in a blender. तो बोला agitate मतलब ऐसे घुमा देंगे, हिला देंगे, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. तो सेंट्रीफ्यूज में डाल के घुमा देंगे तो जो बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो बैक्टीरियल सेल होगी वो अलग हो जाएगी। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। बोला भैया एक ऐसा वायरस बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, जब हमने उसका अटैक करवाया बैक्टीरिया पे तो बैक्टीरिया के अंदर भी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, डीएनए मिला। मतलब बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में क्या आ रहा है, डीएनए सिर्फ आ रहा है। बहुत अच्छे। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। बोल रहा कि भैया ऐसा है कि जब रेडियो एक्टिव प्रोटीन कर दिया आपने बैक्टीरियोफेज का, उसका अटैक करवाया तो बैक्टीरिया के अंदर कोई भी प्रोटीन या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिलता। ठीक है, दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर्स द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। सो इस तरह से हमें पता चला कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्लियर है। आगे देखिए क्या दिया है, फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन it is clear that the debate between protein versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from Hershey and Chase experiment। भैया ये जो डिबेट चल रही थी कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए, ये डिबेट ही खत्म हो गई, ये बहस ही खत्म हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर आपने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। अब कोई इसको कैसे डिस्कार्ड कर सकता है, इसीलिए चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छे। इट बिकम्स एन established fact that it is the DNA that act as a genetic material. However, it subsequently becomes clear that क्या मेरे बच्चों, in some viruses RNA is a genetic material. For example, TMV tobacco mosaic virus, QB बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। तो बोला कि इससे क्लियर हुआ कि ज्यादातर जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है, बट कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, बोला सम वायरसेस में क्या होगा, आरएनए होगा, जैसे QB बैक्टीरियोफेज और क्या TMV टोबैको मोज़ेक वायरसेस। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द predominating genetic material whereas RNA perform dynamic function of the messenger and adapter has to be found from the difference between the chemical structure of the two nucleic acid molecule। तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है एंड आरएनए है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है मेरे बच्चों। हालांकि यहीं से स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।